वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? हम लोग स्टडी कर रहे हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी के एक टॉपिक है। ठीक है, और ये टॉपिक CSIR एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कि जो नाइट्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, वो प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, या हम लोग बोलेंगे और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। क्लासिफिकेशन क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे कि सॉइल में नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म क्या क्या था, ये भी हम लोगों ने देखा था। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बोलते हैं, उसको अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, BNF लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले चीज समझना, जो कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, बहुत आसान है। देखो क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, तो याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है, मॉलिक्यूलर, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो होता है, या हम लोग बोल सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो होता है, अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो होता है, वो कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे किसमें? हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, या अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, वो कन्वर्ट होता है किसमें? हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में। और कल मैंने क्या बताया था कि यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन क्या क्या है? हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है नाइट्रेट है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? NO3-, इसको हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं। और क्या हम लोग बोलेंगे? नाइट्राइट है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NO2-, जिसको हम लोग नाइट्राइट बोलते हैं। और क्या होता है? हम लोग बोलेंगे अमोनिया होता है, या हम लोग अमोनियम आयन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूजेबल फॉर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग बोलेंगे, मैंने कल क्या बताया था क्लासिफिकेशन में, कि ये हम लोग बोलेंगे दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तरीका क्या था? हम लोग बोलेंगे, एक तरीका क्या था? हम लोग बोलेंगे, एक तरीका क्या था? नेचुरल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा क्या था? हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस में क्या था? ध्यान से देखो, नेचुरल जो प्रोसेस होता है ना, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस भी हम लोग बोलेंगे दो टाइप का था। ठीक है, पहला टाइप क्या था? हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। दूसरा टाइप क्या था? हम लोग बोलेंगे नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक क्या चीज? हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन था, याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे बिल्कुल डिटेल में क्या चीज? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखा हूं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, इसको मैं समझा रहा हूं डिटेल में, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, देखो क्या चीज है, बहुत आसान। देखो क्या है, याद रखना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग बोलेंगे एक वैसा रिडक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, एक वैसा रिडक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, वो कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे किसमें? हम लोग बोलेंगे अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट होता है? हम लोग बोलेंगे अमोनिया में, अमोनिया। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हम लोग बोलेंगे वो कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस हुआ? हम लोग बोलेंगे ये एक रिडक्शन प्रोसेस हुआ, या हम लोग बोलेंगे रिडक्टिव प्रोसेस हुआ, रिडक्शन, या हम लोग बोलेंगे रिडक्टिव प्रोसेस हुआ। कैसे बोल सकते हैं कि ये रिडक्शन या रिडक्टिव प्रोसेस है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या चीज है? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है ना, ठीक है, इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में क्या हुआ? देखो ध्यान से, क्या चीज यहाँ पर क्या जुड़ा? हाइड्रोजन जुड़ा। ठीक है, किसमें? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, तब जाके किसमें कन्वर्ट हुआ? अमोनिया में। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन याद रखना है,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम लोग रिडक्शन का डेफिनेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ अगर हाइड्रोजन होता है किसी भी मॉलिक्यूल से, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, या हम लोग बोलेंगे रिडक्टिव प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होता है किसका, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का, और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किस में चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज होता है, ठीक है, याद रखना है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, बहुत आसान है। देखो ये जो ये हम लोग बोलेंगे, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए याद रखना है, इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे इस प्रोसेस के लिए कितना ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और हम लोग बोलेंगे कितना प्रोटॉन्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे 6 प्रोटॉन्स चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितना यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है ना, तो कितना ये चाहिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन, हम लोग बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स चाहिए, ठीक है, इस इक्वेशन को कैरी करने के लिए, इस इक्वेशन को होने के लिए, ठीक है, याद रखना है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे कि जनरली क्या होता है, देखो ध्यान से, जनरली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया में जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तब हम लोग बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ जो ये होता है ना, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है ना, वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लगता है, हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स लगता है, और हम लोग बोलेंगे कितना प्रोटॉन्स लगेगा, हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स लग रहा है, क्या हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहां, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा लगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हुआ, और 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा लगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा लगा उसका क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे वो आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे H2 गैस के फॉर्म में बाहर, ठीक है। तो H2 गैस को हम लोग क्या बोलेंगे, H2 गैस को हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, याद रखना है। तो ये किसमें होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो हो रहा है, ये जो रिएक्शन आप लोग देखने को मिल रहा है, यही रिएक्शन होता है, को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हम लोग बोलेंगे कौन करवाता है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया करवाता है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। तो अब हम लोग इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ध्यान से देखना, इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि ये क्या चीज है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन तो क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो याद रखना है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये कैसा प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है या रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ, तो मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के साथ, तो हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ जुड़ेगा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये कैसा प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये भी समझना, ये जो H2 गैस जो बाहर निकल रहा है ना, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ये H2 गैस क्यों बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक वैसा रिडक्टिव प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रोटॉन्स चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स चाहिए, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इन जनरल, अगर बैक्टीरिया में अगर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अगर बात करेंगे, तब उसमें देखा गया है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को रिड्यूस होने के लिए, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में चेंज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रोटॉन्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 6 था ना, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन ना, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स कहाँ किस फॉर्म में बाहर निकला, हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में बाहर निकला, H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकला एज ए बाई प्रोडक्ट, याद रखना है। और ये H2 गैस क्यों बाहर निकलता है, ठीक है, इसका अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यही इक्वेशन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अब यहाँ पर देखो, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि ये रिडक्टिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का, और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किस में चेंज होता है, अमोनिया में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन क्या चीज है, अनयूजेबल फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनयूजेबल फॉर्म बोल सकते हैं ना, ठीक है। क्यों ये अनयूजेबल फॉर्म है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है इसके बीच में हम लोग बोलेंगे
तीन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इसीलिए अनयूजेबल फॉर्म है। लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है हम लोग बोलेंगे, ये अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को किसमें चेंज करता है हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज करता है। देखो ध्यान से, मतलब यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है, इसीलिए क्या चीज है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा है, किसको तोड़ने के लिए हम लोग बोलेंगे, किसको तोड़ने के लिए, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए, किसमें चेंज कराने के लिए हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज कराने के लिए, मतलब अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को किसमें चेंज कराना है, यूजेबल फॉर्म मतलब अमोनिया में चेंज कराना है, ठीक है। वो काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज हमेशा रखना याद कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, वो हमेशा याद रखना है कि उसको कौन करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को कौन कर सकता है, तो हम लोग बोलेंगे उसको करने वाला जो उसको कौन कर सकता है, तो हम लोग बोलेंगे उसको करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। या हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है, क्योंकि बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और याद रखना है कि वैसा बैक्टीरिया या वैसा प्रोकैरियोट्स जो कि हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाता है, वैसे बैक्टीरिया या वैसे प्रोकैरियोट्स को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, और उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईएज़ोट्रॉप्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाईएज़ोट्रॉप्स बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो डाईएज़ोट्रॉप क्या हुआ, डाईएज़ोट्रॉप हम लोग बोलेंगे वैसा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हुआ या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हुआ जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को कराता है, मतलब हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज करता है, अमोनिया में चेंज करता है। या हम लोग बोल सकते हैं अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को किसमें चेंज करता है, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करता है, ठीक है, याद रखना है। और इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया जब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर रहा है, तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें जाएगा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में जाएगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे ये जो ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो किसमें चेंज होगा, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या बोलते हैं, इट इज ए रिडक्शन प्रोसेस, या हम लोग बोलेंगे रिडक्टिव प्रोसेस, ठीक है, याद रखना है। तो ये हो गया। अब देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिजम्स है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाईएज़ोट्रॉप्स, जो मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाईएज़ोट्रॉप्स। देखो मैंने यहाँ पर वही लिखा है। अब डाईएज़ोट्रॉप्स में कैसा ऑर्गेनिजम्स आएगा, तो याद रखना है केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएगा, ठीक है, मतलब कैसा ऑर्गेनिजम्स, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है, हम लोग बोलेंगे डाईएज़ोट्रॉप करवाता है। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है, केवल हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म करवाता है, या हम लोग बोलेंगे केवल बैक्टीरिया करवाता है। इसका मतलब हम लोग क्या यहाँ पर बोल सकते हैं, जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, वो कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। अब क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या करा रहा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करा रहा है। तो याद रखना है बैक्टीरिया में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को कराने के लिए, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कराने के लिए एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, याद रखना है, वो केवल बैक्टीरिया में मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। और ये भी चीज दिमाग में रखना है कि सारा का सारा बैक्टीरिया में ये एंजाइम नहीं होता है, लेकिन जिस बैक्टीरिया में नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, हम लोग बोलेंगे डाईएज़ोट्रॉप से बिलोंग करेगा, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्यों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ही ऐसा एंजाइम है जो क्या चीज को कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये एंजाइम नहीं है, अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को नहीं कर पाएगा। और कल मैंने ये भी बताया था कि हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइटा के अगर बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन एल्गी के बारे में, अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन एल्गी, अगर हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, टेरिडोफाइट्स, अगर हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये किसी में क्या नहीं प्रेजेंट होता, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये सारा का सारा जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन
फिक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पास क्या नहीं है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, समझना यहाँ पर। अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना, वो एक रिडक्टिव प्रोसेस है, जो मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, लेकिन जब भी कभी रिडक्टिव प्रोसेस टर्म आएगा ना, रिडक्टिव प्रोसेस अगर टर्म आएगा, ठीक है, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे रिडक्टिव प्रोसेस अगर टर्म आ रहा है, ठीक है, रिडक्टिव प्रोसेस या हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस, तो याद रखना वो प्रोसेस कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे वो प्रोसेस होता है एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, याद रखना है। एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? ठीक है, एक्टिव प्रोसेस का मतलब हो गया कि इस प्रोसेस के टाइम पे क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी यूटिलाइज होगा या हम लोग बोलेंगे एनर्जी लगेगा, इसीलिए क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, इसका मतलब जब भी कभी हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, तो वो कैसा प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है। रिडक्टिव प्रोसेस है मतलब ये कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। और एक्टिव प्रोसेस इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी लगेगा। ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो क्या है, हम लोग बोलेंगे हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है। ठीक है, याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो भी रिडक्टिव प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी एक्टिव प्रोसेस होगा तो उसमें क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। ठीक है, और जब भी कभी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर किसी प्रोसेस में लग रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जेटिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, चूंकि हम लोग बोलेंगे इस प्रोसेस के टाइम पे एनर्जी लगता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरगोनिक प्रोसेस भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरगोनिक प्रोसेस भी बोलेंगे, इंटरगोनिक प्रोसेस। ठीक है, याद रखना है। तो इंटरगोनिक प्रोसेस का मतलब याद रखना है वैसा प्रोसेस हो गया जिस प्रोसेस में एनर्जी लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरगोनिक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी लग रहा है या एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको हम लोग इंटरगोनिक प्रोसेस के अंडर में रखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक रिडक्टिव प्रोसेस भी है, ये एक्टिव प्रोसेस भी है, ये इसमें एनर्जी यूटिलाइज भी होता है, मतलब ये एनर्जेटिक प्रोसेस भी है, और ये कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, इंटरगोनिक प्रोसेस भी है। ठीक है, याद रखना है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही मैंने यहाँ पर समझाया। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हम लोग बोलेंगे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ कि क्यों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, याद रखने, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। ठीक है, और यही मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, और इससे क्या निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना है। और इस प्रोसेस को होने के लिए कितना हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स भी चाहिए। ठीक है, ये मैंने बताया। अब ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये कौन कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये कर रहा है डाइएज़ोट्रॉप्स। ठीक है, ये कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे डाइएज़ोट्रॉप्स, जो कि मेनली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बैक्टीरिया होता है। ठीक है, डाइएज़ोट्रॉप के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है, याद रखना कि क्या क्या यहाँ पर ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है डाइएज़ोट्रॉप्स का। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। हाँ, अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि ये प्रोसेस के टाइम पे क्यों एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो देखो बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के अगर बारे में हम लोग बात करेंगे, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को हम लोग नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में हम लोग बोलेंगे 2 नाइट्रोजन में जो किसके थ्रू जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रिपल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, हम लोग बोलेंगे वो हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है। ठीक है, वो हाईली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, तब हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, कि इस बॉन्ड को तोड़ना है, पहला चीज क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने के बाद इसमें फिर क्या चीज जोड़ना है, हम लोग बोलेंगे
क्या चीज जोड़ना है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन को जोड़ना भी तो है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा या हम लोग बोलेंगे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए होगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए होगा या एनर्जी चाहिए होगा, याद रखना है। इसीलिए इस प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद यहां से फिर क्या करना होगा, तीन तीन हाइड्रोजन को जोड़ना भी तो होगा ना, ठीक है। तब जाके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिक्वायरमेंट होता है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे ये प्रोसेस है एनर्जेटिक प्रोसेस, या हम लोग बोलेंगे एंडरगोनिक प्रोसेस, या हम लोग क्या बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस, या हम लोग क्या बोलेंगे रिडक्टिव प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज को। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं, जब तक ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का, तब तक ये किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे अनयूजेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। याद रखना है। तो यही यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्हाई ए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, मैंने यहाँ पर बता दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एटीपी एक्ट्स एज एनर्जी प्रोवाइडर, ठीक है। मतलब यहाँ पर एटीपी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी प्रोवाइडर का काम करेगा। तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के बीच का जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटेगा, दोनों नाइट्रोजन अलग होगा। अलग होने के बाद अब उसमें क्या जुड़ेगा, तीन तीन हाइड्रोजन जुड़ेगा भी, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे इस प्रोसेस के टाइम पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है भाई, मैंने लिखा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एनर्जेटिक प्रोसेस, तो बिल्कुल सही है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे उसके लिए एटीपी चाहिए या जीटीपी चाहिए, या हम लोग बोलेंगे एटीपी जीटीपी दोनों चाहिए, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे इनमें से कोई नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एटीपी ही यहाँ पर क्या चीज का काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी प्रोवाइडर का काम कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। एटीपी यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइडर का काम कर रहा है, ना कि जीटीपी, ठीक है। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट। तो ये यही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही मैंने यहाँ पर समझाया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर कि ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है ना, ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है ना, ठीक है, इसको कराने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म चाहिए, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म चाहिए, या हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया चाहिए, जो कि किस कैटेगरी में आता है, डाइएज़ोट्रॉप्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये डाइएज़ोट्रॉप्स में जितना भी बैक्टीरिया होगा या जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होगा, उसके साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और उस एंजाइम के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एंजाइम के कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसको नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या NEC भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजिनेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजिनेज भी बोल सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ना, ये एक एंजाइम के मिलने से नहीं बनता है, ये दो एंजाइम के मिलने से बनता है। इसीलिए यहाँ पर टर्म आता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जब भी कोई एंजाइम एक से ज्यादा एंजाइम के मिलने से बन रहा है, तो वहां पर हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऐसा क्या करता है कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग बोलेंगे यूजेबल फॉर्म या अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना है अब, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं ये बता रहा हूं, ये जो डाइएज़ोट्रॉप है ना, ये डाइएज़ोट्रॉप का बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उससे 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसको मैं अलग से बताऊंगा डाइएज़ोट्रॉप्स को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले देखेंगे कि ये एंजाइम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये एंजाइम का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये एंजाइम का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, कैसे करके ये एंजाइम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर रहा है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट। तो याद रखना है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या हम लोग बोलेंगे, इसको नाइट्रोजिनेज भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, ठीक है, याद रखना है।
तो ये वैसा एंजाइम होता है, याद रखना, ये वैसा एंजाइम होता है जो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, याद रखना है, ठीक है। और ये जो एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो किसमें प्रेजेंट होगा, ये एंजाइम किसमें प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसमें प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे डाइएज़ोट्रॉफ में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है ना, मतलब हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, अमोनिया में, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको कौन करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे इसको कौन करवा रहा है, डाइएज़ोट्रॉप्स करवा रहा है, डाइएज़ोट्रॉप्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या डाइएज़ोट्रॉप्स में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स वैसा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है जो क्या कराता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कराता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या कराता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। मैंने बताया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्टिव प्रोसेस या रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को, ठीक है। जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स लग रहा है, हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स लग रहा है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स भी लगेगा, ठीक है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिडक्शन। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ये रिडक्टिव प्रोसेस है, या हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस है। देख सकते हैं वही मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, ये रिडक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, रिडक्टिव प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, रिडक्शन का अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे अगर बात करेंगे, तो याद रखना अगर कोई भी मॉलिक्यूल में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। कौन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, इसीलिए ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो जब भी कभी रिडक्शन प्रोसेस आ रहा है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कोई तो मॉलिक्यूल होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। तो गेन जब इलेक्ट्रॉन्स को करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि कोई तो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखो ध्यान से कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक रिडक्शन प्रोसेस है, या हम लोग बोलेंगे रिडक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, देख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तभी तो नाइट्रोजन इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ना। तो याद रखना है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इस प्रोसेस के टाइम पे याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल कौन होता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होता है रिड्यूस फेरिडॉक्सिन, याद रखना है कौन होता है, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन, याद रखना है इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन याद रखना तभी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा या इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर पाएगा जब वो किस स्टेट में रहेगा, रिड्यूस स्टेट में रहेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका मैकेनिज्म तो मैं समझाऊंगा। एक्चुअल में ये रिड्यूस फेरिडॉक्सिन ही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे यही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है। तब जाके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहां जाएगा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन से आ रहा है। मतलब रिड्यूस फेरिडॉक्सिन ही क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किसको, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को। तब जाके मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब रिडक्शन होगा, मतलब ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिड्यूस फेरिडॉक्सिन कैसा मॉलिक्यूल हुआ, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल हुआ,
यही क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किस पे, नाइट्रोजन में, तब जाके मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, तब जाके मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसको बोलेंगे रिडक्शन। याद रखना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है रिड्यूस पेरिडॉक्सिन रहेगा तभी इसका आंसर सही होगा, अगर ऑक्सीडाइज्ड पेरिडॉक्सिन रहेगा तो आंसर नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, रिड्यूस पेरिडॉक्सिन के पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स डोनर मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, ये मैं जब मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा ना किसका, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, उस टाइम पे समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आसान है, अभी बस दिमाग में इतना रखो। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है ये हाईली हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एनर्जेटिक प्रोसेस होता है। कौन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी कभी रिडक्टिव प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस है। और जब भी एक्टिव प्रोसेस है तो वहां पर क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी लगेगा, मतलब एनर्जी लगेगा। ठीक है, और जब भी कभी किसी प्रोसेस में एटीपी या एनर्जी लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं एनर्जेटिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, एनर्जेटिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। और जब भी कभी एनर्जी लग रहा है किसी प्रोसेस में तो एनर्जेटिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग इंडरगोनिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इंडरगोनिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रहा है वो एक इंडरगोनिक प्रोसेस है। इसका मतलब यहाँ पर एटीपी लगेगा, जो मैंने बताया। ये हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है, मैंने बता दिया। रिडक्टिव प्रोसेस है, इसका मतलब एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस मतलब एटीपी लगेगा, एटीपी लगेगा मतलब एनर्जेटिक प्रोसेस, एनर्जेटिक प्रोसेस का मतलब हो गया इंडरगोनिक प्रोसेस। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कितना एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, तो याद रखना यहाँ पर 16 एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में चेंज करने के लिए कितना एटीपी यूटिलाइज होगा, हम लोग बोलेंगे 16 एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, या हम लोग बोलेंगे यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कैसे करके होगा ये हम लोग मैकेनिज्म में समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज, नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। बहुत आसान है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से। अब अगला पॉइंट देखो क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पर नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ठीक है, इसको मैं ऐसे एक बैक्टीरिया में बना दे रहा हूँ। देखो मतलब ये बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे फिक्स करता है, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को चेंज करता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में, और इसके साथ साथ H2 गैस एज ए बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर इस बैक्टीरिया के अंदर में ही क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या चीज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में, और इसके साथ क्या निकल रहा है, H2 गैस एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना समझना, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया है, या हम लोग बोलेंगे डाइएज़ोट्रॉप्स है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास क्या चीज है, नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ना, ये ऑक्सीजन के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, याद रखना। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, ठीक है, या एरोबिक कंडीशन अगर होगा, एरोबिक अगर बैक्टीरिया हो गया, हम लोग बोलेंगे एरोबिक कंडीशन अगर होगा, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ये जो एंजाइम है ना वो तुरंत सेंस कर लेगा ऑक्सीजन को, और जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम ऑक्सीजन को सेंस करेगा तो ये एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर पाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये इनएक्टिव हो जाएगा। कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो वही मैंने लिखा है, याद रखना, नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को तभी रिड्यूस कर पाएगा अमोनिया में जब हम लोग बोलेंगे ये यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहे, या हम लोग बोलेंगे कंडीशन क्या रहे, एनएरोबिक रहे, क्योंकि ये जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये तभी काम कर पाएगा ये एंजाइम जब यहाँ का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक रहेगा, या हम लोग बोलेंगे बहुत कम अमाउंट में क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ना के बराबर ऑक्सीजन रहेगा, तभी ये क्या कर पाएगा, ये एंजाइम यहाँ पर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को रिड्यूस कर पाएगा अमोनिया में, या हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को कर पाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज हाईली ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंजाइम काम नहीं करेगा। इसका मतलब इस एंजाइम को काम करने के लिए कंडीशन क्या होना पड़ेगा, एनएरोबिक होना पड़ेगा, याद रखना है। एनएरोबिक कंडीशन में ही जब ऑक्सीजन नहीं है तभी ये एंजाइम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपना काम को कर पाएगा, मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को कर पाएगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, हाँ, और एक चीज देखो, अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर फ्री ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत कम रहेगा, ठीक है, अगर फ्री ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगा तब याद रखना उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एनएरोबिक कंडीशन में, तब ये एंजाइम काम करेगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला 2 टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर फ्री ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा तब क्या ये एंजाइम काम करेगा,
तब हम लोग बोलेंगे यस बिल्कुल करेगा। अगर फ्री ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, तब उसको हम लोग एनएरोबिक कंडीशन में ही कंसीडर करेंगे, तब ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करेगा, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। लेकिन जब भी कभी हम लोग बोलेंगे फ्री ऑक्सीजन का अगर लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तब हम लोग इसको क्या चीज में कंसीडर करेंगे, एरोबिक कंडीशन में कंसीडर करेंगे। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, उस टाइम पे ये एंजाइम काम नहीं करेगा और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का रिडक्शन नहीं हो पाएगा अमोनिया में, या हम लोग बोल सकते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अगला पॉइंट देखो यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, याद रखना ये एंजाइम है, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। और एंजाइम किसका बना होता है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम बना होता है किसका, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का। और प्रोटीन्स के लिए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए में क्या होता है, जीन्स होता है, उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जीन। ठीक है, तो ये जीन क्या अपने आप को बार बार एक्सप्रेस करेगा, या अपने आप को तब एक्सप्रेस करेगा जब हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करना है। तो याद रखना है, जब भी कोई ऐसा जीन, देखो ध्यान से, कोई भी ऐसा जीन, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा जीन जो अपने आप को बार बार एक्सप्रेस करे, जब अपने आप को बार बार एक्सप्रेस करे, बार बार प्रोटीन बनाए, ठीक है, तो वैसा जीन के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और वैसे जीन के प्रोमोटर को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, जो बार बार एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, जिसका रिक्वायरमेंट हमेशा सेल में होगा, ठीक है, तो वैसा जीन को हम लोग, वैसे जीन के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, इसका मतलब उस जीन का जो प्रोमोटर होगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर होगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, लेकिन वैसा जीन जो हम लोग बोलेंगे रेगुलेटेड मैनर में एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब जब उसका रिक्वायरमेंट है तभी वो प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो वैसे जीन के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे जीन के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे रेगुलेटेड, क्या बोलेंगे, रेगुलेटेड एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीन। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे वैसा जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है किस मैनर में, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटेड मैनर में, तब जाके वो प्रोटीन बन रहा है। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मैं ये बता रहा हूं, देखो यहां पर ध्यान से, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स याद रखना है, तभी नाइट्रोजन को फिक्स करेगा जब रिक्वायरमेंट होगा। इसका मतलब हमेशा कंटिन्यूअसली बार बार ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, मतलब ये जीन नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को नहीं बनाएगा बार बार, ये तभी बनाएगा जब इसका रिक्वायरमेंट है, मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करना है, तभी ये काम करेगा। इसका मतलब ऐसा जीन कैसा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटेड मैनर में एक्सप्रेस करेगा, मतलब जब रिक्वायरमेंट है तभी ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये मान लो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये मान लो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल, ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, कैसा बैक्टीरिया, डायइज़ोट्रॉप्स। ठीक है, डायइज़ोट्रॉप बैक्टीरिया का मैं डीएनए को ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका मान लो ये डीएनए है, ठीक है, इसका ये डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए में क्या होगा, जीन होगा, तो मान लो हम लोग बोलेंगे ये वाला जीन है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का जीन है मान लो, ठीक है, और ये जीन का प्रोमोटर है, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोमोटर है। ठीक है, ये क्या चीज है, प्रोमोटर है, याद रखना है। तो अब ये जीन अगर ये जीन बार बार एक्सप्रेस करेगा, मान लो ये जीन बार बार एक्सप्रेस करता, तो इस प्रोमोटर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर। ठीक है, और ऐसे जीन के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जीन। लेकिन ये जीन वैसा जीन होता है जब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है तो क्या बनाएगा, ये एमआरएनए बनाएगा, याद रखना है। और जब इस जीन का ट्रांसलेशन होगा तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स याद रखना तभी बनेगा जब हम लोग बोलेंगे क्या चीज करना है, नाइट्रोजन को फिक्स करना है, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में कन्वर्ट करना है, या हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाना है, तभी ये जीन क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड मैनर में एक्सप्रेस करना। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का जो जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा रेगुलेटेड मैनर में, ना कि कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर। ठीक है, याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे जैसे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा मैं अलग लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा बस कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन के बारे में बताना है।
तो ग्लाइकोलाइसिस में जो सबसे पहला स्टेप जो होता है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। और वहां पर एंजाइम क्या लगता है हेक्सोकाइनेज। तो ये एंजाइम का जो जीन होगा ना, ठीक है, ये एंजाइम का जो भी जीन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हेक्सोकाइनेज जीन। और ये जीन का जो प्रोमोटर होगा, ये इस प्रोमोटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोमोटर को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर, क्योंकि ये प्रोमोटर बार बार क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज जीन को एक्सप्रेस कराएगा ताकि क्या बन सके, हम लोग बोलेंगे हेक्सोकाइनेज एंजाइम बन सके। क्यों इसीलिए ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे बार बार क्या होगा, ग्लूकोज का एंट्री होगा सेल के अंदर और ग्लाइकोलाइसिस होगा। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस होगा तभी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये लिंक रिएक्शन, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा और एटीपी बनेगा। और ईच एंड एवरी सेल्स को क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बार बार क्या चीज का नीड पड़ता है, एटीपी का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेन मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। कौन सा पाथवे को, देखो ध्यान से, इसको हम लोग मेन मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लिंक रिएक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पार्ट है। और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी बनता है। ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। ये ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू क्या बनता है, एटीपी बनता है। और ग्लाइकोलाइसिस बार बार सेल में होगा, क्यों, क्योंकि एटीपी का बार बार रिक्वायरमेंट होगा सेल में। तो बार बार जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप है उसको बार बार होना पड़ेगा, मतलब हेक्सोकाइनेज एंजाइम को बार बार एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब हेक्सोकाइनेज एंजाइम का जो जीन होगा उसका जो प्रोमोटर होगा वो कैसा प्रोमोटर होगा, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर होगा। जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म आएगा ना, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है बार बार लगातार एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो ऐसे प्रोमोटर को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर, और वैसे जीन के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का जो जीन होता है वो याद रखना अपने आप को रेगुलेटेड मैनर में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का ये सब क्या था, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसका कितना टाइप्स होता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा टाइप हम लोग बोलेंगे हाईली, कौन सा टाइप हम लोग बोलेंगे जो कि मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे सारा का सारा बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और स्ट्रक्चर देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे मोड ऑफ एक्शन, मतलब कैसे करके नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का कितना टाइप्स होता है, ठीक है। और इसी में हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। तो देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स या नाइट्रोजनेज एंजाइम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का हम लोग बोलेंगे 3 टाइप होता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझना, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग ये जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, खासकर हम लोग बोलेंगे वैसा बैक्टीरिया जो किसको बिलोंग कर रहा है, हम लोग बोलेंगे डाइजोट्रॉप्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये मान लो कि बैक्टीरिया है, कैसा बैक्टीरिया, वैसा बैक्टीरिया जो डाइजोट्रॉप्स को बिलोंग कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे H2 गैस भी एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा। तो इस काम को करने के लिए ये डाइजोट्रॉप बैक्टीरिया में क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए, ठीक है। तो अगर ये एंजाइम को अगर हम लोग मैग्नीफाई करके यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये एंजाइम को अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नीफाई करके देखेंगे, या मैं इसको यहाँ पर बाहर निकाल के बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे, ये एंजाइम का 3 टाइप होता है, ठीक है। पहला टाइप याद रखना, पहला टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होगा। तो ऐसे नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसके पास मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम टाइप, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे मॉलिब्डेनम टाइप नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखना है। और ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इसका दूसरा टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वैसा नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसके पास वेनेडियम प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेडियम नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे वी टाइप ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो तीसरा जो टाइप होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं आयरन टाइप या Fe टाइप नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो डाइजोट्रॉप्स के अंदर मिल रहा है वो हम लोग बोलेंगे उसका 3 टाइप होता है,
तीन मेजर टाइप होता है, ठीक है। पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है हम लोग बोलेंगे मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे मोलिब्डेनम टाइप नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेनेडियम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग वी टाइप बोल रहे हैं, वेनेडियम से वी आया है, वी टाइप नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और जो तीसरा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आयरन नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे Fe टाइप नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा आयरन मिलेगा, ठीक है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में क्या मिलेगा वेनेडियम मिलेगा, और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसमें क्या मिलेगा मोलिब्डेनम एटम मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब यहां पर समझना है सबसे मोस्ट कॉमन जो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है वो कौन होता है हम लोग बोलेंगे, वो होता है हम लोग बोलेंगे मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे मोलिब्डेनम टाइप नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यही क्या होता है हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है। बाकी ये दोनों जो देख रहे हो वेनेडियम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स या आयरन नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये बहुत रेयर फॉर्म है, ठीक है, ये बहुत रेयर फॉर्म है, ये बहुत रेयर मिलता है। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होता है हम लोग बोलेंगे वेनेडियम टाइप होता है, या हम लोग सॉरी मोस्ट कॉमन क्या होता है हम लोग बोलेंगे मोलिब्डेनम टाइप होता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसका मतलब जब भी कभी याद रखना है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया जाए तो याद रखना वो ऑटोमेटिक किसके बारे में बात किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में ही बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि वो किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो टाइप होता है यही टाइप क्या होता है हम लोग बोलेंगे मोस्ट ऑफ द डायज़ोट्रॉप्स, या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया में कौन सा नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिलेगा, हम लोग बोलेंगे मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसीलिए क्या चीज है मोस्ट कॉमन टाइप है, याद रखना, ठीक है। ये दोनों में मिलता है लेकिन ये रेयर होता है। मोस्टली क्या देखा गया है मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को ही देखा गया है, किसमें डायज़ोट्रॉप्स में, याद रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर ये दोनों टाइप जो है वेनेडियम एंड आयरन, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसको नहीं पढ़ना है, ये रेयर टाइप है। हम लोगों को किसके बारे में स्टडी करना है मोलिब्डेनम टाइप के बारे में, या मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस पोर्शन को मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं समझाता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहां पर देखो याद रखना है अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करेंगे मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, तो स्ट्रक्चरली इट इज मेड अप ऑफ हम लोग बोलेंगे टू एंजाइम्स, या हम लोग बोलेंगे टू प्रोटीन्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो हम लोग बोलेंगे दो एंजाइम के मिलने से बनता है, या हम लोग बोलेंगे दो प्रोटीन्स के मिलने से बनता है, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि दो एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला जो एंजाइम है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे पहला जो प्रोटीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है डीएन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कंपोनेंट 1 भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट 1 भी बोलते हैं, याद रखना है कंपोनेंट 1, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है देखो ध्यान से, यहां पर समझना है बहुत आसान है। डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ना इसको हम लोग याद रखना मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम को हम लोग मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम का भी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना उसमें देखना उसमें क्या आएगा मोलिब्डेनम और आयरन दोनों प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम में हम लोग बोलेंगे मोलिब्डेनम और आयरन ये दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, याद रखना है। और जो दूसरा जो कंपोनेंट होता है देखो ध्यान से, या दूसरा जो एंजाइम होता है या प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है डीएनआर, मतलब डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफई प्रोटीन। क्यों एफई प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज में कौन प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे आयरन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं आयरन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं कंपोनेंट 2 भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको हम लोग कभी कभी कंपोनेंट 2 के नाम से भी जानते हैं। तो कंपोनेंट 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइनाइट्रोजिनेज, या इसको इसमें क्या कौन कौन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोलते हैं। और डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज जो होता है वो इस एंजाइम का दूसरा कंपोनेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन प्रोटीन के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि इस एंजाइम के अंदर क्या मिलेगा, आयरन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर, अब समझना है, देखो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है ये हम लोग बोलेंगे दो एंजाइम के मिलने से बनता है। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे दो प्रोटीन के मिलने से बनता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये पहला प्रोटीन को बना रहा हूँ। ठीक है, ये पहला प्रोटीन को बना रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, या कंपोनेंट 1 को मैं बना रहा हूँ। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट 1, या क्या बोलेंगे इसको, या इसको हम लोग बोलेंगे डाई नाइट्रोजिनेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजिनेज बोलेंगे, या शॉर्ट फॉर्म इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएन, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे मोलिब्डेनम, क्या चीज, आयरन प्रोटीन के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट है, याद रखना है, किस एंजाइम का, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइनाइट्रोजिनेज, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंट 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूं, अब मैं यहाँ पर बना रहा हूं दूसरा, इसका नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का दूसरा कंपोनेंट को बना रहा हूं, जिसका नाम क्या है, डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन प्रोटीन, उसको बना रहा हूं। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, ये इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ, देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट 2 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट 2 बोलते हैं, किस एंजाइम का, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। और कंपोनेंट 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट 2 को हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीएनआर भी बोलते हैं। और इसमें कौन सा प्रोटीन देखने को मिलेगा, आयरन प्रोटीन देखने को मिलेगा, इसीलिए इस एंजाइम को हम लोग आयरन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट 2 है, यहाँ भी क्या है, कंपोनेंट 2 है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोस्ट कॉमन टाइप क्या था, मोस्ट कॉमन टाइप था, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम टाइप। क्या था, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम टाइप ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को ही ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स दो कंपोनेंट के मिलने से बना है। ठीक है, एक है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट 1, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइनाइट्रोजिनेज या डीएन बोल रहे हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कंपोनेंट 2 बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, डाइनाइट्रोजिनेज या रिडक्टेज बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे आयरन प्रोटीन। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, समझना बहुत आसान है। देखो क्या चीज है, यहाँ पर देखो ध्यान से, जो कंपोनेंट 1 के बारे में मैं पहले बता रहा हूँ, डिटेल में कंपोनेंट 1 के बारे में बता रहा हूँ, मतलब डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में बता रहा हूँ, या मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये क्या होता है, लार्जर सब यूनिट है। देख सकते हैं ये बिल्कुल लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, लार्जर सब यूनिट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान से 1 2 3 4 डिफरेंट सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। इसका मतलब ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लार्जर प्रोटीन है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है जो कंपोनेंट 1 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जर प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो लार्जर प्रोटीन होता है वो हम लोग बोलेंगे अलग अलग सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोटेट्रामर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे 2 सब यूनिट अल्फा का होता है और 2 सब यूनिट किसका होता है, बीटा का होता है। जब भी कभी 2 अलग अलग सब यूनिट आएगा तब इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे हेटेरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 सब यूनिट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रामर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हेटेरोटेट्रामर। मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये वाला सब यूनिट को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा सब यूनिट, फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा सब यूनिट। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 डिफरेंट सब यूनिट्स के मिलने से बना कौन, हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज या कंपोनेंट 1, या हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोटेट्रामर बोलते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हेटेरोटेट्रामर है। ठीक है, देख सकते हैं आप।
अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो डाइनाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है ना, या मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जो होता है ना, या कंपोनेंट 1 जो होता है ना किसका, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, इसके पास हम लोग बोलेंगे क्या होता है, दो मेटल क्लस्टर होता है। मेटल क्लस्टर का मतलब होता है मेटल एक दूसरे से क्लस्टर ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अरेंज जुड़ा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं मेटल क्लस्टर। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एम क्लस्टर। ठीक है, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पी क्लस्टर। तो एम क्लस्टर में क्या आता है, देखो ध्यान से, एम क्लस्टर में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आता है, आयरन आता है, और क्या आता है, सल्फर आता है। पी क्लस्टर में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे आयरन आता है और क्या आता है, सल्फर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये सब क्या, ये सब मेटल है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एम क्लस्टर। यहाँ पर भी क्या है, मेटल है, आयरन और सल्फर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पी क्लस्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, अल्फा सब यूनिट में याद रखना है, अल्फा सब यूनिट में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट में क्या मिलेगा, देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अल्फा सब यूनिट में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एम क्लस्टर मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एम क्लस्टर, याद रखना एम क्लस्टर। ये किसमें मिलेगा, ये किसमें मिलेगा, ये मिलेगा हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट में। ये एम क्लस्टर किसमें मिलेगा, एम क्लस्टर मिलेगा, याद रखना है अल्फा सब यूनिट में मिलेगा, बीटा सब यूनिट में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो एम क्लस्टर है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ कि एम क्लस्टर जो है, ठीक है, एम क्लस्टर जो है, ठीक है, मतलब एम यहाँ पर मॉलिब्डेनम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉलिब्डेनम जो क्लस्टर है, एम क्लस्टर वो कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे वो मिलता है अल्फा सब यूनिट में मिलता है। ठीक है, दोनों अल्फा सब यूनिट में मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, एम क्लस्टर। और सबसे खास बात क्या होता है, देखो ध्यान से, सबसे खास बात क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये जो एम क्लस्टर होता है ना, ठीक है, ये जो एम क्लस्टर होता है ना, यहीं पर आके हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन बाइंड करता है। तो एम क्लस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, याद रखना है, नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। हम लोग ऐसा इक्वेशन पढ़े थे ना, ठीक है, कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस होता है अमोनिया में, और हम लोग बोलेंगे ये H2 गैस भी रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो N2 जो मॉलिक्यूल है, ये N2 कहाँ पर आके जुड़ रहा है, तो याद रखना N2 जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर आके जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे M क्लस्टर ऑफ अल्फा सब यूनिट। याद रखना है M क्लस्टर ऑफ जो अल्फा सब यूनिट होता है, ठीक है, M क्लस्टर ऑफ जो अल्फा सब यूनिट होता है, याद रखना है, यहीं पर क्या बाइंड करेगा, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बाइंड करेगा, और यहीं पर ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बाइंड भी करेगा, और किसमें कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में भी कन्वर्ट होगा। ठीक, याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा सब यूनिट होता है, ठीक है, जो अल्फा सब यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैटालाइटिक साइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैटालाइटिक साइट है, जहां पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब समझना, ये सब छोटे छोटे जो चीज है ना, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत आसान है। हाँ, तो यहां तक मैं समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां पर समझना, देखो ध्यान से, यहां पर अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहां पर देखो ध्यान से, अब मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा सा यहां पर ये पी क्लस्टर के बारे में। ठीक है, ध्यान से रखना, ये जो पी क्लस्टर होता है ना, ठीक है, ये पी क्लस्टर याद रखना अल्फा में भी प्रेजेंट होगा, और हम लोग बोलेंगे बीटा में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा अपने वर्ड्स में। ठीक है, जो पी क्लस्टर होता है वो कहाँ कहाँ मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे जो पी क्लस्टर होता है वो अल्फा में भी मिलेगा, बीटा सब यूनिट में भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये पी क्लस्टर है। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये है पी क्लस्टर। ये क्या चीज है, पी क्लस्टर है। देखो यहाँ पर ध्यान से, अल्फा सब यूनिट में भी मिल रहा है। ठीक है, ये पी क्लस्टर कहाँ मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट में भी मिल रहा है। ठीक है, कहाँ मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट में भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ पी क्लस्टर, यहाँ पर भी पी क्लस्टर मैं दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्या दिखा दिया, पी क्लस्टर दिखा दिया। ठीक है, पी क्लस्टर दिखा दिया, देखो ध्यान से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ये जो पी क्लस्टर है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे इट इज फाउंड इन, इट इज प्रेजेंट इन, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, इट इज प्रेजेंट इन बोथ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, बोथ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स, देख सकते हैं। ठीक है, तो पी क्लस्टर हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट्स में भी मिल रहा है, और हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट्स में भी मिल रहा है। लेकिन जो एम क्लस्टर है वो केवल किस में मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट्स में मिल रहा है। और यही एम क्लस्टर वैसा हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट होता है, जहां से कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बाइंड करता है। और यहीं पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसीलिए अल्फा सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैटालाइटिक साइट होता है। याद रखना, एंजाइम का कैटालाइटिक साइट कौन होता है, अल्फा सब यूनिट्स। अल्फा सब यूनिट क्या कर रहा है,
मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर रहा है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो किससे बाइंड करेगा, अल्फा सबयूनिट से बाइंड करेगा। अल्फा सबयूनिट के कहां बाइंड करेगा, तो हम लोग बोलेंगे एम क्लस्टर पे बाइंड करेगा। ठीक है, याद रखना है, यही मैंने यहाँ पर लिखा और यही मैंने यहाँ पर डायग्राम से बताया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर समझना। देखो ये जो अल्फा सबयूनिट है ना, ठीक है, ये अल्फा सबयूनिट जो है ना, ठीक है, ये अल्फा सबयूनिट है चाहे बीटा सबयूनिट है, याद रखना ये दोनों का दोनों सबयूनिट्स, ठीक है, चाहे अल्फा सबयूनिट रहे चाहे बीटा सबयूनिट रहे, मैं यहीं पर लिख रहा हूं। ठीक है, चाहे अल्फा सबयूनिट रहे चाहे बीटा सबयूनिट रहे, याद रखना है ये हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रति क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेंसिटिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऑक्सीजन सेंसिटिव होगा, ऑक्सीजन सेंसिटिव होगा। अल्फा सबयूनिट्स भी होगा और हम लोग बोलेंगे क्या होगा, बीटा सबयूनिट्स पे ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है वो एंजाइम क्या होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो उसका कोई सा भी सबयूनिट्स हो, चाहे वो अल्फा रहे चाहे वो बीटा रहे, चाहे वो हम लोग बोलेंगे ये कंपोनेंट 2 ही क्यों ना रहे, सारा का सारा जो पार्ट होता है वो क्या होगा, ऑक्सीजन सेंसिटिव होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि जो अल्फा सबयूनिट्स होता है, जो बीटा सबयूनिट्स होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। और याद रखना कंपोनेंट 2 भी क्या होगा, ऑक्सीजन सेंसिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर और एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो अल्फा और जो बीटा सबयूनिट्स है ना, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव तो होता ही होता है, इसके साथ साथ याद रखना ये अमोनियम आयन सेंसिटिव भी होता है। ठीक है, क्या होता है, अमोनियम आयन सेंसिटिव भी होता है। इस चीज को याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का जो कंपोनेंट 1 है, या हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज जो पार्ट है, या हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है, और हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन सेंसिटिव है। ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखो, अब मैं यहाँ पर और एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि याद रखना है कि कंपोनेंट 1 जो है, या जो लार्जर प्रोटीन है, या हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज है, या मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जो है वो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। याद रखना है, मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है फ्रॉम, हम लोग बोलेंगे किससे, हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज से। किससे, हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, या हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या चीज, Fe प्रोटीन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलर प्रोटीन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कंपोनेंट 2 से। तो कंपोनेंट 2 से ही इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव करता है, हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट 1 रिसीव करता है। कैसे करता है वो हम लोग मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये किसके बारे में था, ये हम लोग बोलेंगे किसके बारे में था, ये हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज के बारे में था, या हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन के बारे में था, जो कि लार्जर प्रोटीन है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं ये बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से, यहाँ पर जो स्मॉलर जो प्रोटीन होता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, या हम लोग बोलेंगे जो कंपोनेंट 2 होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। याद रखना है, जो कंपोनेंट 2 होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, उसका नाम क्या है, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज नाम है। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, DNR। और इसमें चूंकि आयरन प्रोटीन मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग आयरन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉलर प्रोटीन होता है, देख सकते हैं ये क्या हम लोग बोलेंगे, ये स्मॉलर प्रोटीन होता है, जिसका स्ट्रक्चर देखो मैं यहाँ पर बनाया हूँ, ये स्मॉलर प्रोटीन होता है। और ये किस फॉर्म में ये रहेगा, हम लोग बोलेंगे होमोडाइमर के फॉर्म में रहेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो कंपोनेंट 2 है, या डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज जो पार्ट है, या हम लोग बोलेंगे आयरन प्रोटीन जो है, ये हम लोग बोलेंगे 2 आइडेंटिकल सबयूनिट्स के मिलने से बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं होमोडाइमर। होमो मतलब सेम, डाइमर का मतलब हो गया 2 आइडेंटिकल सबयूनिट्स। ठीक है, याद रखना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोडाइमर। और बिल्कुल देखो ये होमोडाइमर भी है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये जो आयरन प्रोटीन है, या हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज जो है, ठीक है, इसके पास याद रखना है, इसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या होता है, एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे F क्लस्टर। ठीक है, तो F क्लस्टर कहां कहां मिलेगा, तो देखो ध्यान से, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर मैं दिखा रहा हूं ये F क्लस्टर है। ठीक है, ये भी क्या चीज है, F क्लस्टर है। ठीक है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, F क्लस्टर है। ये भी क्या चीज है, F क्लस्टर। तो F क्लस्टर किसमें मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे F क्लस्टर किसमें मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज में मिल रहा है, या हम लोग बोलेंगे आयरन प्रोटीन में मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज प्रेजेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में इट कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे
क्या चीज, डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन प्रोटीन बोल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, याद रखना है ये जो स्मॉलर जो कंपोनेंट है ना, ठीक है, ये जो होमोडाइमर जो पार्ट है ना, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज जो है ना, ठीक है, याद रखना है यहां पर हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट भी होगा, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट भी होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट भी होगा, और इसके साथ साथ याद रखना है एटीपी बाइंडिंग साइट भी होगा, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे यही कंपोनेंट क्या करेगा, एटीपी को हाइड्रोलाइज भी करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट भी बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब देखो स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्या हम लोग बोलेंगे, एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर क्या एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर क्या एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये क्या चीज है, एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पर भी क्या चीज है, एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पर भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट, और यहाँ पर भी क्या चीज है, एटीपी बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो कितना एटीपी बाइंडिंग साइट मिला, 1 2 3 4 एटीपी बाइंडिंग साइट मिलता है। तो याद रखना है कि जो स्मॉलर प्रोटीन जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज बोलते हैं, वही से एटीपी क्या करता है, बाइंड करता है, और यही कंपोनेंट क्या, यही वाला जो कंपोनेंट 2 है या स्मॉलर प्रोटीन है या ये जो एंजाइम है, वही क्या करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज भी करता है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि याद रखना है कि जब भी कभी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किसमें टूटता है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में, या हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है या रिड्यूस होता है, और इस टाइम पे H2 गैस भी निकलता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे इसको तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी या एटीपी किससे बाइंड करेगा, वो एटीपी किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे वो एटीपी बाइंड करेगा डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज से, और यही डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज ही क्या करेगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा, जिससे एनर्जी निकलेगा, और वो एनर्जी से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है वो टूटेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन जुड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि एटीपी बाइंडिंग साइट कौन से कंपोनेंट में मिलता है, तो याद रखना है कंपोनेंट 2 में मिलता है, या एटीपी बाइंडिंग साइट किस में प्रेजेंट होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज में प्रेजेंट होगा, जिसको आयरन प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट किस में प्रेजेंट होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा सब यूनिट्स में होता है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कंपोनेंट 1 या डाइनाइट्रोजिनेज, या हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, ठीक है। अल्फा सब यूनिट्स में कहां पर, तो हम लोग बोलेंगे एन क्लस्टर में, याद रखना है, जहां पर क्या बाइंड होता है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बाइंड होता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर मैं क्या बताने जा रहा हूं, देखो ये याद रखना है, ये जो स्मॉलर कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट 2 जो है या स्मॉलर जो प्रोटीन है, ठीक है, जिसको हम लोग डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज बोल रहे हैं, याद रखना है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, किसको हम लोग बोलेंगे, किसको इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, किसको इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, हम लोग बोलेंगे किसको करता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, ये जो हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट 1 है उसको। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर टू, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 2 कंपोनेंट 1, ठीक है, 2 कंपोनेंट 1, ये डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं डाइनाइट्रोजिनेज डीएन लिख दे रहा हूं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। ये सब कैसे हो रहा है, ये मैकेनिज्म में समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज सबसे खास बात देखो यहाँ पर क्या मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो स्मॉलर सब यूनिट, सॉरी ये जो दूसरा जो कंपोनेंट होता है ना, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट 2 या डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, याद रखना ये जो होता है ना, ये भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ठीक है, याद रखना ये भी क्या होगा, ऑक्सीजन सेंसिटिव होगा, मतलब ये कंपोनेंट भी ऑक्सीजन को तुरंत सेंस कर लेगा, ठीक है, ये भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन सेंसिटिव मॉलिक्यूल है, याद रखना, या प्रोटीन है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। लेकिन ये हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन के प्रति क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनसेंसिटिव होगा, ठीक है, अमोनियम आयन के प्रति क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनसेंसिटिव होगा, मतलब अमोनियम आयन के इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, अमोनियम आयन के प्रति क्या होगा, ये इनसेंसिटिव होगा, मतलब अमोनियम आयन का कोई भी असर इसमें नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो कंपोनेंट 1 था ना डाइनाइट्रोजिनेज, ये हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रति भी सेंसिटिव था, अमोनियम आयन के प्रति भी सेंसिटिव था, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है ना डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, ये केवल ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव है, अमोनियम आयन के प्रति ये इनसेंसिटिव है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ये जो कंपोनेंट 2 है जिसको डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज बोल रहे हैं,
ये दो आइडेंटिकल सब यूनिट्स के मिलने से बनता है ना, तो वो आइडेंटिकल सब यूनिट्स क्या चीज है, वो आइडेंटिकल सब यूनिट्स है गामा सब यूनिट्स। वही मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, 2 गामा सब यूनिट्स। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये गामा सब यूनिट्स है, ये गामा सब यूनिट्स है, याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में, ये स्ट्रक्चर हो गया हम लोग बोलेंगे मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पर बताया उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो छोटा छोटा जो पॉइंट्स है ना, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ये डायग्राम से आप दिमाग में रखिएगा, जिसकी वजह से आपका स्टेटमेंट्स वाला जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो, ठीक है। अब और एक चीज देखो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना है यहाँ पर देखो, ये डाइनाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो अल्फा सब यूनिट्स होता है ना, इसको बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं निफ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निफ डी जीन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निफ डी जीन बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो जो अल्फा सब यूनिट्स होता है, अल्फा सब यूनिट्स को बनाने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग बोलेंगे निफ डी जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, याद रखना है। तो बीटा सब यूनिट्स को बनाने के लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम लोग बोलेंगे निफ के जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। किसको बनाने के लिए, बीटा सब यूनिट्स को बनाने के लिए निफ के जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो गामा सब यूनिट्स है उसको बनाने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखना, इसको बनाने के लिए निफ एच जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे निफ एच जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, निफ जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाने के लिए अलग अलग क्या है, निफ जीन है, ठीक है, याद रखना है। तो अल्फा सब यूनिट्स को कौन बनाएगा, निफ डी जीन बनाएगा। बीटा सब यूनिट्स को कौन बनाएगा, हम लोग बोलेंगे निफ के जीन बनाएगा। और हम लोग बोलेंगे गामा सब यूनिट्स को कौन बनाएगा, निफ एच बनाएगा, ठीक है, याद रखना है, ये निफ एच जीन बनाएगा। तो ये क्या था, हम लोग बोलेंगे ये था स्ट्रक्चर, और क्या था हम लोग बोलेंगे मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग देखेंगे ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैसे करके मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को रिड्यूस करता है अमोनिया में। और इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो H2 गैस निकलता है उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, या हम लोग बोल सकते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कैसे करके नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है, और हम लोग बोलेंगे H2 गैस एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ठीक है। तो यही इक्वेशन था ना, याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, ठीक है, ये किसमें चेंज हुआ, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज हुआ। और यहाँ पर क्या निकला था, हम लोग बोलेंगे H2 गैस निकला था एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स लगा था, 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा था, ठीक है। कितना प्रोटॉन्स लगा था, हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स लगा था, ठीक है। कौन सा एंजाइम काम किया था, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम किया था, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोले थे, इसको ही हम लोग बोले थे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोले थे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैसे करके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाता है, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करवाता है, और इसके साथ साथ H2 एज ए बाई प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। कैसे होता है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये मान लो ये चीज याद रखना कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ही कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो ये जो मैं बनाया हूं ये क्या चीज है, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है। कौन सा बैक्टीरिया, हम लोग बोलेंगे वैसा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो बिलोंग करता है डाइएज़ोट्रॉप्स से, ठीक है, याद रखना है। तो ये मान लो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स दो कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। याद करो पहला कंपोनेंट क्या था, हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज, या इसको हम लोग क्या बोले थे, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोले थे। दूसरा कंपोनेंट क्या था, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, या इसको हम लोग क्या बोले थे, आयरन प्रोटीन बोले थे, ठीक है, अभी मैंने बताया था। अब देखो अब यहाँ पर कैसे ये काम करता है, मैकेनिज्म को समझना बहुत आसान है। देखो क्या चीज है, हम लोग को क्या करना है, ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसको किस में चेंज करना है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज करना है, यही है ना, अमोनिया में चेंज करना है, ठीक है। तो जब भी याद रखना जी जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, ठीक है, जब ये अमोनिया में चेंज होता है तो ये कैसा प्रोसेस है, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा प्रोसेस है, ये हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस ही हम लोग जानते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है।
तो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होगा, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन का डेफिनेशन क्या चीज है? रिडक्शन का डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, यही होता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। और मैंने बताया था कि नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल, उसको कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तभी जाके ये किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया में कन्वर्ट होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा? यहाँ पर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा? कोई तो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स को कोई डोनेट करेगा तभी तो ये गेन करेगा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। तो वो डोनर मॉलिक्यूल कौन होता है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो यहाँ पर डोनर मॉलिक्यूल होता है वो कौन होता है? हम लोग बोलेंगे कौन होता है? देखो ध्यान से, डाई नाइट्रोजिनेज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये तभी ये इलेक्ट्रॉन्स को दे पाएगा, किसको? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, जब ये किस स्टेट में रहेगा? रिड्यूस स्टेट में रहेगा। याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल अगर रिड्यूस स्टेट में है तो इसका मतलब उसके पास क्या है? याद रखना, वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब भी कहीं भी लिखा हुआ रहेगा रिड्यूस, तो उसका मतलब याद रखना वो मॉलिक्यूल क्या चीज है? अनस्टेबल है, उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो डाइनाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है, या हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आयरन जो प्रोटीन है, वो किस स्टेट में है? रिड्यूस स्टेट में। इसका मतलब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा? देखो ध्यान से, वो इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा? किसको दे देगा? हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को दे देगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को देगा कौन? हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज। कितना इलेक्ट्रॉन्स को देगा? तो हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिया। किसको दिया? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को। तो ये इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, किससे? डाइनाइट्रोजिनेज से, या हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन से। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये डाइनाइट्रोजिनेज या मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कर चुका है? हम लोग बोलेंगे अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है, या हम लोग बोलेंगे इससे 8 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये डाइनाइट्रोजिनेज या मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन किस स्टेट में आ गया? ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया। ठीक है, याद रखना है। मैं यहाँ पर एक बार डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं, देखना ध्यान से। यहाँ पर देखना, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है, हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है, हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन का डेफिनेशन होता है, हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन है उस वो क्या किया? हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को कौन डोनेट किया? हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिया कौन? हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम, या हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। कब दिया? जब ये रिड्यूस स्टेट में था। याद रखना है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को दिया तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइनाइट्रोजिनेज या मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को दे चुका है। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में जो अल्फा सब यूनिट होता है, ठीक है, अल्फा सब यूनिट होता है, वो अल्फा सब यूनिट के पास क्या प्रेजेंट था? हम लोग बोलेंगे एम क्लस्टर प्रेजेंट था। ठीक है, एम क्लस्टर में देखो ध्यान से, एम क्लस्टर में ही क्या हो रहा है? हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो बाइंड कर रहा है, और यही अल्फा सब यूनिट में ही क्या हो रहा है? हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हम लोग बोलेंगे अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये डाइनाइट्रोजिनेज जो पार्ट था, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, या मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जो था, वो किस स्टेट में रहता है? रिड्यूस स्टेट में ना। तो ये वापस फिर से किस स्टेट में आना चाहेगा? रिड्यूस स्टेट में आना चाहेगा। ठीक है, तो कैसे आएगा? तो हम लोग बोलेंगे इसको फिर से, ये ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो इसको फिर से रिड्यूस स्टेट में, मतलब वापस इस स्टेट में आने के लिए इसको क्या चाहिए? फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, देखो ध्यान से, वो इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का दूसरा कंपोनेंट, जिसका नाम क्या है? हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, या इसको हम लोग क्या बोले थे? आयरन प्रोटीन बोले थे। और देखना, एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो आयरन प्रोटीन होता है या डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज होता है, वो किसको इलेक्ट्रॉन्स को देता है? हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट 1 को देता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है या डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम, वो किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेता है? हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट 2 से लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज या आयरन प्रोटीन बोलते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स को देगा? देखो ध्यान से, कितना इलेक्ट्रॉन्स को देगा? कितना इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? तो हम लोग बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स को देगा इसको?
तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है, और ये वापस जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स को लिया, देखो ध्यान से, ये क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिया, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिया, किसको दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया, हम लोग बोलेंगे ये डाइनाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है, या हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयरन प्रोटीन, उसको ये 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को लिया कौन, ये ऑक्सीडाइज स्टेट में था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो फिर वापस ये किस स्टेट में आ गया, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस स्टेट में आ गया, ठीक है। लेकिन ये देखो ध्यान से, ये जो कंपोनेंट 2 है, ये इलेक्ट्रॉन्स को दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिया, तो ये इससे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो ये फिर किस स्टेट में आ जाएगा, किस स्टेट में आ जाएगा, ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये किस स्टेट में आ गया, ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया। लेकिन ये किस स्टेट में रहना चाहेगा, रिड्यूस स्टेट में रहना चाहेगा ना, ठीक है। तो अब इसको रिड्यूस स्टेट में लाने के लिए देखो ध्यान से, क्या क्या चाहिए, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, देखो ध्यान से, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स देगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन, ठीक है। तो रिड्यूस फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, जैसे इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइज स्टेट, ये वापस फिर से किस स्टेट में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना फेरिडॉक्सिन चाहिए, हम लोग बोलेंगे 8 फेरिडॉक्सिन चाहिए। कि लेकिन फेरिडॉक्सिन किस स्टेट में रहेगा, रिड्यूस स्टेट में रहेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को दे पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 8 फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस जो फेरिडॉक्सिन है वो इलेक्ट्रॉन्स को दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिया, किसको, ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज को या आयरन प्रोटीन को, तो इसको तो ये रिड्यूस कर दिया, वापस अपने स्टेट में ला दिया। लेकिन ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये किस स्टेट में चला जाएगा, ये चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, क्या चीज है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। और ये जब हो रहा होता है ना, ठीक है, ये जब हो रहा होता है तो इस टाइम पे ये वाला जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, कंपोनेंट 2 या डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज या आयरन प्रोटीन, वो हम लोग बोलेंगे इससे कितना एटीपी बाइंड करेगा, 16 एटीपी बाइंड करेगा। और यही कंपोनेंट क्या करेगा, इस एटीपी को हाइड्रोलाइज भी करेगा, जिससे एनर्जी निकलेगा, और वो एनर्जी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे ये किसमें चेंज हो पाएगा, अमोनिया में चेंज हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, अमोनिया में चेंज हुआ ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पर क्या चाहिए, 8 प्रोटॉन भी तो चाहिए होगा ना, तब जाके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, H2 गैस भी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल कौन हुआ, देखो ध्यान से, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन किसमें चेंज हो रहा है, अमोनिया में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन देखो कहां से आया, फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन दिया, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन ही तो दिया ना, अल्टीमेटली फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रिड्यूस फेरिडॉक्सिन लिखेंगे। देखना मैंने लिखवाया भी था नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के टाइम पे कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होता है वो कौन होता है, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन होता है, आप देख सकते हैं। यही अल्टीमेटली जो फाइनल इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, देखो ध्यान से, यही रिड्यूस फेरिडॉक्सिन से ही आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कहां तक पहुंच रहे हैं, हम लोग बोलेंगे इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन तक पहुंच रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, देखो ध्यान से, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन भी है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 2H+ भी है, ठीक है। ये भी हम लोग बोलेंगे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, या 2H+ से ज्यादा अच्छा है, क्या लिख दो यहाँ पर H2, ठीक है। ये भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये हम लोग बोलेंगे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। याद रखना, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होगा, ठीक है। और फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल कौन होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन होगा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होगा। और अगर H2 भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे, एक्चुअल में यहाँ पर H2 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग 2H+ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब लेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, हम लोग बोलेंगे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है। तब जाके 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हम लोग बोलेंगे 6 प्रोटॉन्स, तब जाके किसमें चेंज होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में। और ये जो H2 निकल रहा है वो H2 कितना इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 प्रोटॉन्स जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, H2 बनेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, या हम लोग बोलेंगे H2, और हम लोग बोलेंगे फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल क्या है, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन। देख लीजिएगा, मैंने ये सब लिखवाया था पहले, ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने क्या लिखवाया था कि ये जो कंपोनेंट होता है
नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का जो दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज। याद रखना इसी के पास क्या था, एटीपी बाइंडिंग साइट भी था और यही एटीपी को क्या कर रहा था, हाइड्रोलाइज भी कर रहा था, या हम लोग और इसको हम लोग क्या बोले थे, एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट भी बोले थे, याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर ओवरऑल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओवरऑल इक्वेशन को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 मॉलिक्यूल लिख सकते हैं प्लस, देखो ध्यान से, प्लस हम लोग बोलेंगे कितना एटीपी लग रहा है, 16 एटीपी लग रहा है, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स लग रहा है, हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितना प्रोटॉन्स लग रहा है, हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन एंजाइम काम कर रहा है, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में अमोनिया बन रहा है, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे H2 क्या बन रहा है, बाई प्रोडक्ट बन रहा है, देख सकते हैं, प्लस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या निकल रहा है बाहर, हम लोग बोलेंगे 16 ADP बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं यही वाला इक्वेशन है किसका, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, यही वाला इक्वेशन किसका है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे Mg2+ आयन भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है एटीपी बाइंडिंग साइट के साथ, इसीलिए यहाँ पर Mg2+ आयन भी लिखता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेगा, Mg2+ आयन, बुक में ऐसा लिखता है, दोनों सही है, ठीक है। तो यही था हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है तो पहले H2 गैस बाहर निकलता है या पहले हम लोग बोलेंगे अमोनिया बनता है, कौन पहले बनेगा, जब भी याद रखना है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होगा, तो पहले H2 गैस बनेगा या पहले अमोनिया बनेगा, कैसे पता चलेगा, तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ पर मिटाता हूँ और मैं एक दूसरा मैकेनिज्म बताता हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू मैं समझा पाऊंगा कि जब भी कभी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा तो उस टाइम पे पहले H2 बनता है या हम लोग बोलेंगे अमोनिया बनता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा मॉलिक्यूल पहले बनता है, क्या अमोनिया पहले बनता है, क्या हम लोग बोलेंगे ये जो ये हाइड्रोजन गैस है वो पहले बनता है, ठीक है। तो इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन हम लोग ये जानते हैं कि ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको कितना एटीपी लगेगा, हम लोग बोलेंगे 16 एटीपी लगेगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितना प्रोटॉन्स 8 प्रोटॉन्स, कौन सा एंजाइम काम करेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे 16 यहाँ पर क्या, प्लस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस हम लोग बोलेंगे 16 ADP यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप, यही इक्वेशन है ना। तो इसको करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का हम लोग जानते हैं 2 सब यूनिट होता है, सॉरी 2 कंपोनेंट होता है, एक स्मॉलर कंपोनेंट होता है और एक कौन सा कंपोनेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एक लार्जर कंपोनेंट होता है, देख सकते हैं। जो लार्जर कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, ये लार्जर जो कंपोनेंट है उसका। दूसरा देखो ध्यान से, जो स्मॉलर कंपोनेंट है, जो स्मॉलर प्रोटीन है, उसका नाम क्या है, डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन प्रोटीन बोलते हैं, ये लोग जानते हैं। और इसको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मिलाकर हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या हो रहा था, ध्यान से देखना, एक्चुअल में क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे, अभी मैंने बताया था कि 8 रिड्यूस फेरिडॉक्सिन जो था ना, ठीक है, वो क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, किसको हम लोग बोलेंगे, किसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, यहाँ पर डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज एंजाइम को, देखना 8 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे 8 फेरिडॉक्सिन जो रिड्यूस फॉर्म में था वो क्या किस फॉर्म में आ जा रहा था, हम लोग बोलेंगे वो आ जा रहा था ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जा रहा था, वो एक्साई का मतलब हो गया, याद रखना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है, याद रखना है। और ये जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज है, ये हम लोग बोलेंगे कितना एटीपी ले रहा था, हम लोग बोलेंगे 16 एटीपी ले रहा था, इसको हाइड्रोलाइज कर रहा था एडीपी में, ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज में आया था, अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, देखो ध्यान से, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये लार्जर जो प्रोटीन है उस पे जाएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन्स जब जाएगा लार्जर प्रोटीन में, ठीक है, तो यहाँ पर लार्जर प्रोटीन में मैंने बताया था कि यहाँ पर अल्फा सबयूनिट्स में M क्लस्टर प्रेजेंट होता है, ये M क्लस्टर से कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बाइंड करेगा, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज,
8 प्रोटॉन्स, ठीक है। इसके प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा प्लस H2 गैस बनेगा प्लस हम लोग बोलेंगे क्या होगा 16 ADP भी बाहर निकलेगा। देख सकते हैं यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर समझना है कि 8 फेरिडॉक्सिन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स को ये कर रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में चेंज करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो याद रखना। और इलेक्ट्रॉन्स डोनर मॉलिक्यूल, फाइनल इलेक्ट्रॉन्स डोनर मॉलिक्यूल क्या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फेरिडॉक्सिन। तो ये रिड्यूस फेरिडॉक्सिन याद रखना, यहाँ पर एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को देगा, मतलब पहला रिड्यूस फेरिडॉक्सिन 1 इलेक्ट्रॉन्स दिया, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हुआ, फिर रिड्यूस फेरिडॉक्सिन दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को देगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके रिड्यूस फेरिडॉक्सिन 8 इलेक्ट्रॉन्स को देता है। किसको हम लोग बोलेंगे, किसको, कौन सा कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे, कंपोनेंट 2 को, या हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज को। और सिमिलरली यहां से भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स कहां आता है, हम लोग बोलेंगे ये डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम में आता है, या हम लोग बोलेंगे ये मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन में आता है, ठीक है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स आता है, यानी कि 8 फेरिडॉक्सिन डायरेक्टली क्या कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, ऐसा नहीं, पहले 1 फिर 2 फिर ऐसे करके एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को देता है, ठीक है, 8 बार देगा। अब देखो यहां पर समझना है, ठीक है, देखो कि पहले कौन बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, या हम लोग बोलेंगे पहले क्या बन रहा है, H2 गैस बन रहा है। इसको समझाने के लिए देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, ये वाला इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर याद रखना, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सबसे पहला स्मॉल कंपोनेंट, ठीक है। ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये है स्मॉल कंपोनेंट है किसका, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, जिसका नाम क्या है डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं आयरन प्रोटीन बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लार्जर कंपोनेंट को दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से लार्जर जो कंपोनेंट है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिया है लार्जर कंपोनेंट को, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। ये क्या चीज है आप लोग बोलेंगे, ये क्या कौन सा कंपोनेंट है, ये हम लोग बोलेंगे लार्जर प्रोटीन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं डाइनाइट्रोजिनेज बोल रहे हैं, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, यही बोल रहे हैं मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेता है किससे, ये आयरन प्रोटीन से या डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज से, तब वो किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे तब वो E0 स्टेट में रहेगा। E0 स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, E0 स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ठीक है, याद रखना है। लेकिन देखो यहाँ पर समझो, लेकिन जब ये डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन से, याद रखना 8 रिड्यूस फेरिडॉक्सिन से एक एक करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है कौन, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे 8 फेरिडॉक्सिन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को दिया तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, हम लोग बोलेंगे एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है, किसको हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज या आयरन प्रोटीन को। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक करके कहां जाएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन में, या हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजिनेज और नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा कौन, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन या डाइनाइट्रोजिनेज, तो जो ये ग्राउंड स्टेट में था अब वो किस स्टेट में चला जाएगा, देखो ध्यान से, अब वो चला जाएगा हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं E1, ठीक है। वो किस स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया E1। जब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, फिर यहां से दूसरा फेरिडॉक्सिन फिर से 1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है, फिर से हम लोग बोलेंगे इसको कौन रिसीव करेगा, डाइनाइट्रोजिनेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। तब हम लोग बोलेंगे ये फिर से किस स्टेट में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे दूसरे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे E2, ठीक है। उसी तरह फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन्स आएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव करेगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। तो फिर हम लोग बोलेंगे ये E2 स्टेट से किस स्टेट में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये चला जाएगा E2 स्टेट से, फिर कौन से स्टेट चला जाएगा, E3 स्टेट में चला जाएगा, देख सकते हैं। उसी तरह हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, उसी तरह फिर क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन्स आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये E3 स्टेट से, E3 स्टेट, E3 का मतलब हो गया 1 2 3 का मतलब क्या हो गया, E1 E2 और E3 का मतलब हो गया एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब ये अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो वो किस में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे E4 स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पर ध्यान से, फिर से अगला इलेक्ट्रॉन, पांचवा जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो किस में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे E5 एक्साइटेड स्टेट 5 में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो ध्यान से, फिर जब छठा इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा तो कौन से स्टेट में चला जाएगा, E6, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। सातवां जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो वो किस में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे E7 स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। और जब आठवां इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कौन से स्टेट में चला जाएगा, E8 में चला जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो
तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स आया हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली 8 इलेक्ट्रॉन्स आया, ठीक है। यहाँ पर कितना प्रोटॉन्स आया, 8 प्रोटॉन्स आया, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या था हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट में था कौन, डायनाइट्रोजिनेज एंजाइम, या हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयरन प्रोटीन। जैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया तो वो किस स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट E1 में, फिर से अगला इलेक्ट्रॉन आया, फिर से ये रिसीव किया, फिर से अगला एक्साइटेड स्टेट 2 में चला गया। वैसे करते करते यहाँ पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स के ये क्या क्या हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हुआ हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में चला गया, कौन हम लोग बोलेंगे डायनाइट्रोजिनेज एंजाइम, जिसको बोलते हैं मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। अब यहाँ पर समझो, देखो ध्यान से, यहाँ पर जब E2 से E3 स्टेट में जब ये जा रहा होता है उस टाइम पे याद रखना है क्या क्या बाहर निकलता है, हम लोग बोलेंगे H2 गैस बाहर निकलता है, ये वाला। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि H2 गैस पहले बनता है, ठीक है, याद रखना है, अमोनिया बाद में बनता है, H2 गैस पहले बनता है। जब भी हम लोग बोलेंगे E5 से E6 स्टेट के बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट अमोनिया क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिलीज होगा, और E7 से हम लोग बोलेंगे E8 के बीच में हम लोग बोलेंगे दूसरा क्या होगा, अमोनिया रिलीज होगा। देख सकते हैं आप। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो पहले बनता है, ठीक है। अमोनिया क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे अमोनिया बाद में बनता है, याद रखना है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो अमोनिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है, वो हम लोग बोलेंगे बाद में बनेगा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो हम लोग बोलेंगे पहले बनता है। किस किस स्टेट में बनता है, तो अब देख लेना, E2 से E3 स्टेट के बीच में क्या बनेगा, H2 गैस। E5 से E6 जो एक्साइटेड स्टेट है इसके बीच में अमोनिया, और E7 से E8 इसके बीच में ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसके बीच में हम लोग बोलेंगे फिर से अमोनिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गया, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया भी यहाँ पर रिलीज हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कितना एटीपी, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 16 एटीपी भी हम लोग बोलेंगे यूटिलाइज हुआ, और 16 एटीपी भी बाहर निकला, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही है हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे करके ये काम करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो भी बताया हूँ एक एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है, आप खुद भी एक नोट्स बना सकते हैं, और आप खुद भी इसको दिमाग में रख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस बनेगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम लोगों ने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिटेल में स्टडी कर लिया है, अब हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है, हम लोग पूरा डिटेल में इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।